हेलो। अकबर के टॉपिक को पढ़ रहे थे और अकबर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें डिस्कस ऑलरेडी हम कर चुके थे। आज कुछ टॉपिक्स जो बचे हुए हैं अकबर के, उसको डिस्कस करके खत्म करते हैं, समझते हैं क्या है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको उसको तरीके से समझने की जरूरत है। देखो, अकबर के टॉपिक में अब तक हमने जो टॉपिक समझा है, जो भी चीजें देखी है, उसमें हमने देखा था कि अकबर के चेंज जो हुई थी थिंकिंग के बारे में, अकबर्स चेंज इन थिंकिंग, इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी थी। जैसे कि अकबर के जो रेन थी उसको समझने के लिए उसकी थिंकिंग में जो आया चेंज था ना, वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उस थिंकिंग को समझने के लिए हमने बहुत सारी चीजें समझी थी। जैसे हमने उसके अर्ली अकबर अप्रोच और लेटर अकबर अप्रोचेस के बारे में बात किया था। ठीक है, ऑलरेडी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आपको वो मिल जाएगा। तो अकबर के अर्ली अप्रोच में हमने देखा कि इनिशियली अकबर ने किस तरह के अप्रोच बनाए थे। तो अकबर ने मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के साथ में आपको रिगरस तरीके से हार्श पॉलिसीज को फॉलो करने का काम किया। लेकिन जब आप लेटर अप्रोच के उसके बारे में समझोगे, लेटर अकबर के अप्रोचेस के बारे में समझोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जैसे जैसे जो अकबर की नॉलेज थी वो, और नॉलेज और उसकी जो एक्सपीरियंस थी वो बढ़ती गई, उसकी जो थिंकिंग थी उसमें क्या हुआ, बहुत बड़ा चेंजेस आया। ठीक है, तो इसमें हमने ये सारी चीजें समझी थी। तो बेसिकली जब हम अकबर के स्टेटमेंट को देखते हैं कि उसके प्री और पोस्ट नॉलेज के बारे में बात करते हैं, तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि बताता है, अकबर का एक स्टेटमेंट है, बड़ा ही फेमस स्टेटमेंट अकबर का देखने को मिलता है। बताता है, अकबर ने खुद लिखा है कि एज आई ग्रो इन नॉलेज आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद शेम। जैसे जैसे वो नॉलेज प्राप्त करता गया, उसे अपने पुराने किए हुए शायद कर्मों को सोच करके, देख करके शर्म फील होती है ना। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। खैर, सिंपल अगर हम इसके शब्द के मतलबों को समझेंगे, मतलब मीन्स जो उसके वर्ड्स हैं उसके पीछे के अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे, तो अकबर की पॉलिसीज को डिकोड करना कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अकबर को लेटर रियलाइज होता है कि किसी पर्सन को फोर्स करके किसी प्रैक्टिकल, मतलब हम किसी पर्टिकुलर रिलीजन में क्या नहीं कर सकते हैं, हम उसको एक्सेप्ट नहीं करा सकते। ये चीज अकबर को देर सवेर रियलाइज हो ही जाता है। ठीक है, और उसकी थिंकिंग ग्रेजुअली क्या थी, पहले अकबर की थिंकिंग क्या थी, पहले जो अकबर की थिंकिंग थी वो पीपल शुड फॉलो माई फेथ की थी। लेकिन बाद में उसकी जो पॉलिसीज या उसकी जो थिंकिंग थी वो चेंज हो जाती है, फ्रॉम पीपल शुड फॉलो माई फेथ से चेंज होकर के पीपल शुड नॉट बी फोर्स टू फॉलो माई फेथ पे आ जाती है। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हो। ठीक है, इस चेंज का कनेक्शन क्या था? इस चेंज का कनेक्शन था, पहला रिलीजियस टॉलरेंस, रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट फेथ, एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने ऑलरेडी समझा है, दैट इज कॉल्ड सुलह कुल की पॉलिसी। सुलह कुल है ना, तो इस तरह की पॉलिसीज के बारे में हमने बात किया था। सुलह कुल के बारे में वैसे हमने ऑलरेडी बात किया हुआ था। सुलह कुल की पॉलिसी का मतलब क्या होता है, व्हाट इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ सुलह कुल? बेसिकली इसका मतलब होता है पीस विद ऑल, हर फेथ के लिए और सभी के लिए एक तरह से पीस की बात करता है। और ये अकबर की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस पॉलिसीज में से एक माना जाता है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक है, सुलह कुल के बारे में हमने यहाँ पे ऑलरेडी समझ रखा है, प्रीवियस वीडियो में भी इसके ट्रेसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अकबर की जो इंपॉर्टेंट, अभी जो बताया, अकबर की इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और रिलीजियस पॉलिसीज में से एक थी सुलह कुल की जो पॉलिसीज थी। और सभी इसमें जो अभी आपने बात किया, सभी रिलीजन के जो लोग हैं उनके साथ में पीस और टॉलरेंस और फेयर ट्रीटमेंट की बात की जाती है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। यानी इसमें एक बात समझो कि अकबर का जो आइडिया था वो क्या था, वो एक ह्यूज एम्पायर में कहीं ना कहीं डिफरेंट रिलीजन और कम्युनिटीज के लोग रहते हैं, ये बात उसे समझ में आती थी। ठीक है, मतलब अकबर का आइडिया क्या था, उसको ये बात समझ में आ रहा था कि उसका ह्यूज एम्पायर है और उसमें हर तरह के लोग रहते हैं। तो जब
किसी एम्पायर में हर तरह के आपको लोग देखने को मिलते हैं, तो वहां पे आपको ये चीज समझनी होती है कि हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं और इसलिए रूलर को सबको अकोमोडेट करके चलना है। तो डिफरेंट रिलीजन, टॉलरेंस, पीस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो डिफरेंट रिलीजन, फिर से बोल रहा हूं, डिफरेंट रिलीजन, टॉलरेंस। जब आप डिफरेंट रिलीजन और कम्युनिटी है तो आपको टॉलरेंस दिखाओगे आप, और टॉलरेंस दिखाओगे तो फिर क्या होगा उसकी वजह से, डिफरेंट रिलीजन के लिए जब आप टॉलरेंस दिखाओगे तो आपको पीस, आपकी जो किंगडम है उसमें पीस देखने को मिलेगी, और इस पीस की वजह से कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। तो अकबर इस पॉलिसी को समझा, इसके इम्प्लीमेंटेशन को किया, और उसकी वजह से उसको जो आउटकम मिला था वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। आउटकम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी कैसे कह सकते हैं भैया, 50 सालों तक राज किया था उसने। 50 सालों तक राज कोई ऐसे नहीं करता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तभी वो करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हमने समझ रखी है ऑलरेडी। अच्छा, एक वर्ड आता है इसमें, प्रोसिलाइट्स। लेट मी शो यू। यस, एक वर्ड आता है इसमें, प्रोसेलाइट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसेलाइट्स? देखो, प्रोसेलाइट्स का मतलब क्या होता है, people who gave converted from who have actually people who have converted from one religion to another religion is known as proselyte। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कोई पर्सन है, अगर कोई एक पर्सन ए रिलीजन का है और अगर वो पर्सन ए रिलीजन बी में कन्वर्ट कराया जाता है या करता है, चेंज करता है, तो वो कन्वर्ट होता है। मतलब एक होता है ना कि ए रिलीजन से बी रिलीजन में वो कन्वर्ट हो गया, इसी को कहते हैं हम, क्या कहते हैं, इस तरह के पर्सन को हम क्या कहते हैं, यू कैन से सच अ पर्सन कैन बी कॉल्ड प्रोसेलाइट इन द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट, इसको प्रोसेलाइट कहते हैं। ठीक है, सो ये चीजें समझने की जरूरत है। अकबर का क्वेश्चन था एक सिंपल, अकबर का जो सिचुएशन था, तो अकबर का क्वेश्चन का एक सिंपल सा मतलब था। अकबर का क्वेश्चन क्या था, अकबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि मैं मार्क कर रहा हूं, आप एक बार ध्यान देना इस पे। what constancy is to be expected from proselyte on compulsion। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है इसमें, क्वेश्चन था कि अगर किसी पर्सन को फोर्स करके रिलीजन कन्वर्ट करवाया गया है तो उसका न्यू फेथ जेन्युइनली सिंसियर और एस्टेब्लिश कैसे हो सकता है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं फोर्सली कन्वर्ट कराया गया है। तो अगर आप किसी को फोर्सली कन्वर्ट करा रहे हो तो कभी आप ये समझो कि आपने उसको जबरदस्ती कराया है, बाई चॉइस नहीं है वो। और अगर कोई चीज बाई चॉइस नहीं है तो कभी भी उसमें लॉयल्टी की आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हो, लॉयल्टी कहीं ना कहीं कम रहेगी, ये बात आपको समझनी है। और ये अकबर की थिंकिंग थी। ठीक है, तो वो फोर्स कन्वर्जन को इग्नोर किया और ना कहने का एक बहुत बड़ा वजह माना जाता है उसका, फोर्स कन्वर्जन को ना कहने का। ठीक है, सो फ्रीडम ऑफ फेथ होना जरूरी है, और फ्रीडम ऑफ फेथ प्लस टॉलरेंस, इस तरह की जब पॉलिसीज आप अपनाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो तो बढ़ेगी ही, क्योंकि आप लोगों को सर्टेन स्वतंत्रता दे रहे हो, है ना। तो इससे अकबर का जो लेटर रिलीजन था वो कहीं ना कहीं लेटर रिलीजियस थिंकिंग था, उसका डेवलपमेंट समझ में आ जाता है ना। ये चीजें समझनी चाहिए। अच्छा, अकबर का जो अभी मैंने बताया आपको, बात किया हमने 50 इयर्स लगभग उसका जो रेन था वो 50 सालों तक का था। 1556 से कहां तक जा रहा है, देखो 1556 से 1605 तक का आपको दिख रहा है ना, काफी लंबा टाइम पीरियड है, आप भी देख सकते हो इसको। 50 साल अकबर का जो टाइम पीरियड था वो 50 सालों तक रहा था, और अकबर 1605 में 1605, ठीक है, 1605 में अकबर की डेथ हो जाती है।
तो मिडिल पीरियड कैसा रहेगा फिर? अब देखो यहां से मिडिल पीरियड का एक टॉपिक शुरू होता है। अब मिडिल पीरियड रिलेटिवली पीसफुल रहा है अकबर के टाइम में, ठीक है। अकबर के रेन में मिडिल पीरियड रिलेटिवली पीसफुल रहा है। वजह क्या होगी? वाई अकबर के टाइम में जो मिडिल पीरियड है वो रिलेटिवली पीसफुल क्यों रहेगा? ऑब्वियस वाली बात है कि जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो तो वो तो आपको दिखेगा ही, क्योंकि जब अकबर ने शुरुआत में जो ब्रुटल पॉलिसीज अपनाई थी अपने एंसेस्टर्स के बारे में, मतलब उसकी जो एंसेस्टर वाली पॉलिसी थी, उसके बाद उसने जब डेवलप किया खुद को, जैसा कि बताया गया है यहाँ पे, उसके बाद उसकी जो समझ थी उसकी वजह से जो टॉलरेंस एंड सुलह कुल और ये सारी चीजें जो देखने को मिलती है उसकी वजह से जो स्टेबिलिटी आएगी, तो इसलिए ये बात कहीं ना कहीं सही है क्योंकि उसने उस तरह की पॉलिसीज दी थी। और बिकॉज अब देखो, अगर सवाल ये है कि अकबर के रेन में मिडिल पीरियड रिलेटिवली पीसफुल क्यों था, तो सबसे पहला सवाल अगर है तो वन बाय वन हम इसके बारे में समझ सकते हैं। तो पहला तो देखो रिलेटिवली पीसफुल, ठीक है, रिलेटिवली पीसफुल, पहला क्या कारण होगा? मुगल एम्पायर बहुत ऑर्गेनाइज हो गया था। सबसे पहले तो एक पहला कारण नोट करते चलो, साथ साथ हर चीज लिख नहीं सकते यहाँ पे, तो आप वीडियो को स्लो और फास्ट अपने हिसाब से करके और उसको नोट करते चलना, ठीक है। चलो, सो पहली चीज, मुगल एम्पायर मोर ऑर्गेनाइज्ड हो गया था। हम बात फिर से क्या कर रहे हैं, मैं एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं। अकबर के अकबर के रेन में मिडिल पीरियड जो था वो रिलेटिवली पीसफुल था। ऐसा क्यों कहते हैं? पहला, क्योंकि अकबर के मुगल एम्पायर मोर ऑर्गेनाइज्ड हो गया था, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात, पॉलिटिकल अलायंस की बात की जाती है, पॉलिटिकल अलायंस डेवलप हो चुकी थी इस टाइम पे। इसके अलावा और क्या वजह होगी? बहुत सारे मेनी रिलीजन जो रीजनल रूलर्स थे उसके टाइम में मुगल सिस्टम के साथ कॉपरेट कर रहे थे। रीजनल रूलर जो थे उनके साथ भी इनके संबंध, मुगल के संबंध काफी बेहतर हो गए थे। फोर्थ, दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्ट्रांग हो गया था। और फिफ्थ, राजपूत रूलर को भी सपोर्ट मिलने लगा था। तो जब राजपूत रूलर को सपोर्ट मिलने लग रहा है तो फिर उससे क्या फायदा हो रहा है? अकबर का सपोर्ट मिल रहा है या अकबर को उनका सपोर्ट मिल रहा है, तो दोनों के किंगडम में या दोनों के एरियाज में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी ही आएगी, है ना। तो इसलिए जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो पीसफुल रहेगी चीजें। तो ये बात समझ में आनी चाहिए। आई होप ये चीजें समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। ओके, सो फाइनल 15 इयर्स का जो टाइम रहा वो कैसा रहेगा फिर? लास्ट के 15 इयर्स, लास्ट के 15 इयर्स का टाइम पीरियड कैसा रहेगा? देखो, अकबर के एंटायर रेन एक्चुअली क्या पीसफुल था? सवाल है। तो जवाब ये है कि पूरा का पूरा किसी का सब कुछ अच्छा तो हो नहीं सकता, है ना। अकबर का पूरा टाइम पीरियड पीसफुल नहीं था, कुछ टाइम पीरियड पीसफुल था, है ना, और कुछ नहीं था। अब बात यहाँ ये है कि उसके रीजन का जो लास्ट का अप्रोक्सीमेटली 15 इयर्स थे वो 15 साल पीसफुल नहीं था। 15 इयर्स जो थे लास्ट के वो पीसफुल नहीं थे। उसके इंपॉर्टेंट रीजन कौन कौन से जहां पे बहुत समस्या देख सकते हैं? कश्मीर, सिंध, डेक्कन के एरियाज और अफगानिस्तान जैसे जो रीजन थे, है ना, ये सारे पीसफुल नहीं थे। अकबर ने रिलीजन टॉलरेंस, जो रिलीजियस टॉलरेंस प्रमोट तो किया था, लेकिन इसका मतलब ये था कि इसका मतलब ये नहीं था कि उसने मिलिट्री एक्सपेंशन कंप्लीटली स्टॉप कर दिया था। अकबर ने मिलिट्री एक्सपेंशन साथ साथ रखा था, है ना, लेकिन वो अपना एक इमेज ऐसा बना रहा था और बनाता चल रहा था कि हाँ ये कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, आपको उनसे ज्यादा बहुत डरने की जरूरत नहीं है, वो अच्छे राजा हैं, है ना, एक गुडविल बना करके अपना एक्सपेंशन कर रहा था। वो कहते हैं ना, देखो जब आप फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशनशिप पढ़ोगे ना तो उसमें एक चीज आती है सॉफ्ट पावर हार्ड पावर, कहीं ना कहीं ये उससे रिलेट करता है ना। जैसे चाइना है वो सॉफ्ट पावर बहुत कम यूज करता है, ना के बराबर,
वो हार्ड पावर सबसे ज्यादा यूज करता है ना, डेप्थ में फंसा देगा। और जैसे उसने भूटान के साथ किया था है ना, भूटान और तिब्बत के साथ में जो भी आप देख सकते हो ना कि कैसे वो उस चीज को एक्वायर करके और फिर उसको अपना क्लेम करता है। अभी जो एक ताइवान है उसका भी सिचुएशन आपने देखा होगा, पढ़ना इसके बारे में, तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सब क्या चीजें हैं, ये है हार्ड पावर है ना। इसको फोर्स का यूज करना बोलते हैं। सॉफ्ट पावर का यूज क्या कर सकते हैं, कल्चरल वे में है ना, आप फ्रेंडशिप कर रहे हो इस तरह की। तो ये जो अकबर की बात है, कहीं ना कहीं ये दोनों यूज कर रहा था, हार्ड पावर भी यूज कर रहा था और सॉफ्ट पावर भी यूज कर रहा था। शुरुआत में ये सिर्फ हार्ड पावर यूज कर रहा है, बाद में ये सॉफ्ट पावर को यूज ज्यादा करने लगता है ना। तो जब अच्छा ये जब सॉफ्ट पावर यूज कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है एक्सपेंशन नहीं कर रहा है, ये साथ साथ एक्सपेंशन भी कर रहा है। अब बात यहाँ ये है कि एक्सपेंशन करेगा तो 90% हो सकता है कि इसके साथ हो जाए, लेकिन 10% तो होंगे ना जो इनके साथ नहीं देना चाहेंगे, है ना। तो ये यहीं पे जो उसके साथ नहीं देना चाह रहे थे वो क्या कर रहे थे, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे इनके लिए है ना, वो अपने लिए नहीं इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। और इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उसकी जो लास्ट की 15 साल की जो पीरियड थी वो काफी मतलब स्टेबल नहीं रही थी, है ना। तो उसको कंटिन्यू करना पड़ा वॉर्स। उसके टाइम पे ही भी उसने एक्सपेंड की थी अपनी टेरिटरी और स्ट्रेंथ किया था मुगल आर्मी को उसके साथ में, उसने इस चीज को बंद नहीं किया था। ठीक है, ठीक है, तो ये टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाएगा। अच्छा एक चीज थी जौहर के बारे में, जो ये वाला सेक्शन शायद हमने कंप्लीट नहीं किया था। देखो जौहर के बारे में एक समझ लो जौहर क्या है। तो अगर आप जौहर को देखोगे, हमने बात किया हुआ था लेकिन ये वाला पैराग्राफ हमने नहीं पढ़ा था। जब आप जौहर की बात करते हो तो जौहर जो है ना, ये जौहर मेडिवल इंडिया में हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट और बहुत सेंसिटिव कॉन्सेप्ट माना जाता है। इस टाइम पे आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो कुछ राजपूत वुमेन ने इन्वेडिंग आर्मीज जो थी ना उस टाइम की, उसके कैप्चर और उसके इंस्लेवमेंट से बचने के लिए मास फायर, मतलब बहुत बड़े उस पे कुंड में या कह सकते हो एरिया में आग लगा करके उसमें क्या करते थे, अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करते थे। और इस प्रैक्टिस को जौहर कहते थे। इसमें जौहर का जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है अगर आप उसको देखोगे तो ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल सकता है, बट मेडिवल वॉरफेयर में ना जो डिफीटेड किंगडम हुआ करते थे उनके पीपल को सीरियस डेंजर फेस करना पड़ता था, है ना। और वुमेन के केस में अगर हम बात करें तो वुमेन के केस में जो कैप्चर था उसका कैप्चर होने का बहुत डेंजर रहता था। तो इस टाइम पे क्या होता था कि कैप्चर का डेंजर था, इंस्लेवमेंट का डेंजर था और अब्यूज का बहुत डर हो सकता था। अब इन सब चीजों से बचने के लिए जो उस टाइम की महिलाएं थी वो एक प्रैक्टिस करती थी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ राजपूत कम्युनिटीज थी, ठीक है, कुछ राजपूत कम्युनिटीज थी जो इस तरह की प्रैक्टिसेस को करती थी। अब जौहर का फाइनल रेजिस्टेंस और ऑनर और प्रिजर्व करने के लिए ही बनाया गया था। मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप राजपूत कम्युनिटीज को देखोगे तो जौहर का फाइनल जो काम था, फाइनल रेजिस्टेंस था और ऑनर, और कहीं ना कहीं ऑनर को जो प्रिजर्व, सम्मान और डिग्निटी, सम्मान की रक्षा करने के लिए देखा जाता है। ठीक है, तो जौहर का मतलब समझ में आ जाएगा। अच्छा, चित्तौड़ के एरिया में भी यहाँ पे एक बात समझना, चित्तौड़ की गर्ग फोर्ट 100 राजपूत वुमेन लेड बाय देयर क्वींस एंड नोबल वुमेन कमिटेड जौहर। जौहर में इसमें क्या है, अकबर के चित्तौड़ फोर्ट को मोर देन 5 मंथ्स तक सीज तो किया गया था, लेकिन उसी टाइम पे जौहर भी परफॉर्म किया गया था, याद रखना। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में जब 5 महीने से ज्यादा टाइम तक क्या किया गया, मुगल आर्मी चित्तौड़ में 5 महीने से ज्यादा समय तक उसको सीज करके रखती है। तो कभी कभी कुछ चीजें क्लियर हो जाती है कि अब आप नहीं बच सकते हो, या फिर अब आप शायद घिर चुके हो, आपके पास देयर इज नो वे आउट वाली बात हो जाती है। तो ऐसे में आपको ये बात समझ में आ जाती है। तो याद रखना उस टाइम पे होता क्या है, राजपूत जो थे वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो दिए थे, लेकिन इवेंचुअली मुगल आर्मी ब्रीच करती है फोर्ट में, जो हमने ऑलरेडी पहले बात कर रखी है इसके बारे में। और
मुगल आर्मी ब्रीच करती है, चित्तौड़ फेल हो जाता है और हंड्रेड्स ऑफ राजपूत वुमेन जो थी उस टाइम पे, हंड्रेड्स ऑफ राजपूत वुमेन ने फाइनली क्या कमिट किया, उन्होंने जौहर कमिट कर दिया। ठीक है, मतलब उन्होंने जौहर किया। सो अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक, आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो क्वीन थी, नोबल वुमेन और जो राजपूत महिलाएं थी, राजपूत वुमेन थी, उन्होंने जौहर परफॉर्म किया है। ठीक है, सो ये क्या शो करता है, दिस शोज हाउ वायलेंट मेडिवल वॉरफेयर कुड बिकम, कितना वायलेंट हो सकता था कि कोई जौहर प्रैक्टिस कर रहा है ना। तो ये सारी चीजें हमने समझी है। सो इसके बारे में आई होप अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ है तो आप कमेंट में बता सकते हो। ओके।